सियावर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय भवानी, जय भवानी। प्रभू श्री रामच्या पदस्पर्शाने पवित्र नाशिक नगरीला माझा नमस्कार। मैं भगवान त्र्यंबकेश्वर और माता रेणुका को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के पहले दिन मुझे नासिक की पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। जब अयोध्या में राम मंदिर की 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई, जब प्रभु श्री राम एक बार फिर वापस आए, तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों के मेरे व्रत अनुष्ठान की शुरुआत भी यहीं नासिक से शुरू हुई थी। मुझे कालाराम मंदिर में सफाई और सेवा का अवसर भी मिला था। आज एक बार फिर मैं विकसित महाराष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए नासिक का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं देख रहा हूं नासिक में जनता जनार्दन का ये विशाल जनसमूह महाराष्ट्र का जन जन कह रहा है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, आज महाराष्ट्र के प्रख्यात साहित्यकार और कला जगत के मजबूत स्तंभ रहे पू. ल. देशपांडे जी की जन्म जयंती है। मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज हमारा महाराष्ट्र विकास कर रहा है। हमारा देश नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि आज देश में गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। जब गरीब आगे बढ़ता है, तभी देश आगे बढ़ता है। इतने दशकों तक देश में कांग्रेस और उसके साथियों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर भी गरीब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मोहताज रहा। लेकिन अब केवल 10 वर्षों के भीतर भीतर देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी की नीयत सही है। मोदी गरीब का सेवक बनकर काम करता है, आपका सेवक बनकर काम करता है।
ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीब के खिलाफ ये लड़ाई केवल मोदी ने नहीं, देश के गरीब ने भी लड़ी, आप सबने लड़ी। आज महाराष्ट्र में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल ये सुविधा मिलने लगी है। आज महाराष्ट्र के लगभग 7 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य के 26 लाख से ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, उन्हें पक्के मकान दिए गए हैं। गरीबों के लिए ऐसे काम लगातार होते रहें, इसके लिए महाराष्ट्र में महायुति सरकार फिर से बननी जरूरी है। साथियों, डबल इंजन सरकार में विकास की गति डबल होती है, साथ ही योजनाओं का लाभ भी डबल हो जाता है। महाराष्ट्र के किसान आज इसका अनुभव कर रहे हैं। यहां किसानों को एक और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, साथ ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि ये भी मिल रही है। यानी सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद। और मैं मेरे किसान साथियों को बताना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में फिर हमारी सरकार बनेगी तो ये 12,000 रुपये की मदद बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी। महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, यहां सोयाबीन, कपास, धान और दूध उत्पादकों को भी आर्थिक मदद दी गई है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से गन्ना किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। 10 वर्षों में करीब 80,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की खरीद में किसानों को मिले हैं। देश का जो रुपया पेट्रोल खरीदने में विदेश चला जाता था, वो पैसा अब मेरे देश के किसानों को मिल रहा है, उनके पास जा रहा है। साथियों, मैं यहां के प्याज किसानों की भावनाएं भी समझता हूं, इसलिए प्याज के निर्यात में सहूलियत के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है। साथियों, भारत की प्रगति के लिए महाराष्ट्र का तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तभी भारत विकसित बनेगा। महाराष्ट्र किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है, पिछले 2.5 वर्ष में महायुति सरकार ने दिखाया है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र बहुत आगे है। यहां हाईवेज और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में
महाराष्ट्र में निवेश हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कोई सरकार ये काम रोक दे तो क्या महाराष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? हाथ तो हिला रहे हो, मुंह से भी तो बोलो। क्या महाराष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? महाराष्ट्र के युवाओं को क्या रोजगार के अवसर मिल पाएंगे? अगर ये काम रुके तो महाराष्ट्र काफी पीछे छूट जाएगा। कांग्रेस और उसके साथी यही चाहते हैं, उनका यही एजेंडा है। महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा काम होता है, ये लोग उसका विरोध करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया, इन्होंने वाटवन पोर्ट पर भी रोक लगाने की कोशिश की, इन्होंने मेट्रो परियोजनाओं को लटकाया। अघाड़ी वालों ने समृद्धि महामार्ग का काम ठप करने का प्रयास किया। पिछले 5 वर्षों में शुरुआती 2.5 साल महाअघाड़ी के महाभ्रष्टाचार और लटकाने अटकाने भटनाके की भेंट चढ़ गए हैं। इसलिए महाराष्ट्र के विकास की खातिर आपको अघाड़ी वालों को घुसने ही नहीं देना है, उनको सरकार से दूर रखना है। साथियों, महायुति सरकार के विकास के एजेंडे में नासिक का भी उतना ही महत्व मिल रहा है। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नासिक की तस्वीर को बदल रहा है। आज यहां जो हाईवे बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन तैयार हो रहे हैं, उनका बहुत बड़ा फायदा 2026 के कुंभ में भी मिलने वाला है। नासिक का आईटी पार्क बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करेगा। साथियों, आज हमारा नासिक डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र भी बन रहा है। नासिक में लड़ाकू विमान और सुरक्षा उपकरण नासिक में बनाए जा रहे हैं। आज नासिक के हर व्यक्ति को इस बात का गर्व भी है कि उनका ये नासिक, उनका ये शहर सशक्त भारत में इतनी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ एक कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग भी है। ये देश को पीछे करने का, देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इन लोगों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देश को पीछे करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने एचएएल को लेकर तरह तरह के झूठ फैलाए, विवाद खड़े करने की कोशिश की। इन्होंने फैक्ट्रियों के बाहर धरना प्रदर्शन करवाए, कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन आज वही एचएएल रिकॉर्ड मुनाफे वाली कंपनी बनकर उभरी है। जब नीतियां स्पष्ट होती हैं
नीयत साफ होती है तो अच्छे परिणाम भी मेरे नासिक के भाई बहन देख रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत बन रही है। साथियों, कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की। ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में खाली पन्नों वाले संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। कल आपने देखा, उनकी पोल खुल गई। जब संविधान की रक्षा की बात आती है, जब संविधान के सम्मान की बात आती है, ते उल्टा ही काम करते हैं। ये कांग्रेस वाले ऐसे हैं, 75 साल तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को लागू नहीं होने दिया। 75 साल तक देश में एक संविधान नहीं था। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, वो बाबा साहब आम्बेडकर वाला नहीं था। और ये पाप कांग्रेस का था। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान वहां घुस ही नहीं सकता था। भाजपा एनडीए ने आर्टिकल 370 को हटाया और एक देश, एक संविधान लागू किया। और मेरी बाबा साहब आम्बेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जब भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, पूरा देश झूम उठा था, नाच उठा था। मैं जरा मेरे नासिक के लोगों को पूछना चाहता हूं। नासिक के लोग बताइए, क्या आर्टिकल 370 हटने से आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जरा जोर से बताइए, खुशी हुई कि नहीं हुई? ये कांग्रेस वालों के कान फट जाए ऐसे बोलिए, खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको खुशी हुई, लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के पेट में चूहे दौड़ने लग गए। उनको दर्द हो गया। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 फिर से लागू करने के लिए हंगामा किया। ये लोग फिर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान फिर से जम्मू कश्मीर से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। ये लोग फिर चाहते हैं कि वहां दलितों को, वाल्मीकि समाज को जो आरक्षण 75 साल बाद मिला है, उसे छीन लिया जाए। संविधान के विरुद्ध, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विरुद्ध इसी साजिश में जितनी गुनहगार कांग्रेस है, उतने ही अगाड़ी के उनके बाकी साथी दल भी है। साथियों, चुनाव के समय
पार्टियां अपने कामकाज का हिसाब देकर जनता के बीच जाती है। बीजेपी और महायुति भी लगातार अपने काम का हिसाब दे रही है, लेकिन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास एक ही तरीका है। कांग्रेस उसके साथियों की झूठ की दुकान, यही दुकान इन दिनों कांग्रेस और उसके चेलों ने महाराष्ट्र में लगाई है। कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में भी यही झूठ की दुकान सजाई थी, और वहां क्या हाल हुआ? चुनाव खत्म हुए, दुकान का शटर गिर गया। वादे पूरा करना तो दूर, कांग्रेस शासित राज्यों में हाल ये है कि सरकार चलाने के पैसे इनके पास नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। खर्चों के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए जनता पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जनता से वसूली हो रही है। जनता भी इनकी असलियत जान गई है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक तरफ महायुति का घोषणा पत्र है, वहीं दूसरी तरफ महाअगाड़ी का घोटाला पत्र है। क्योंकि ये पक्का है, जहां कांग्रेस और उसके साथी होंगे वहां घोटाला होगा ही होगा। ये लोग ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं जिसमें से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। आप महाराष्ट्र में इन लोगों को ये सारा पाप फिर से करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? ये धोखेबाजी महाराष्ट्र की जनता के बीच चलेगी क्या? साथियों, पूरे देश ने कांग्रेस की हरकतों के कारण उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए साथियों, कांग्रेस ने राजनीति में खुद को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला है। ये हथियार है एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एकता तोड़ो, एकता तोड़ो और राज छीनो। कांग्रेस के लोग जनजातीय समूह, शेड्यूल ट्राइब, हमारे आदिवासी, एसटी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग हमारे दलित भाई बहन,
एससी को बांटना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग ओबीसी को बांटना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस के रहते ओबीसी कभी इतना एकजुट नहीं हो पाया। ओबीसी को आरक्षण भी तभी मिला जब कांग्रेस सरकार हटी। नेहरू जी के समय में कांग्रेस ने ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांट करके रखा। फिर इंदिरा गांधी जी का भी वही रवैया था। बाद में राजीव गांधी जी आए। इन लोगों ने कभी ओबीसी को एकजुट नहीं होने दिया। और 90 के दशक में जैसे ही ओबीसी एकजुट हुआ, ओबीसी एक ताकत बना, ओबीसी अपने हकों के लिए जागरूक बना, ओबीसी देश की भलाई के लिए कुछ करने के लिए आगे आया। और इसका पहला नतीजा क्या आया? जैसे ओबीसी ताकतवर बना भारत में, उसके बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना बंद हो गया, उनका शटर गिर गया। और इसलिए कांग्रेस को ऐसा गुस्सा है कि ओबीसी 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 आया कि हमारी दुकान बंद होती गई। और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज को कमजोर कर दो भाई, उनकी एकजुटता को समाप्त कर दो। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि ओबीसी कमजोर होगा तभी कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुलेगा। इसलिए कांग्रेस ओबीसी को बांटकर उनमें दरारें पैदा करना चाहती है। यहां नासिक और इस क्षेत्र में कितनी ही ओबीसी जातियां हैं, कुणबी, माली, वाणी, गुजर, कुंभार, नावी, सुतार, सोनार, देवड़ीगा, धांगर, धनगिरी, गंवाड़ी, शेटवाल, माली, मालिस, नामदेव, आहिर, तंबोली, धावड़, जाटगर, धाकड़ बैरागी, सैगर, कितने सारे। कांग्रेस इन सारी जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कुणबी ये जाति माली से लड़े, वाणी जाति गुजर से लड़े, कुंभार साथी नावी से लड़े। कांग्रेस चाहती है कि सुतार सोनार से भिड़ जाए। कांग्रेस ओबीसी के तौर पर आपको एकजुट नहीं होना देना चाहती। इसलिए वो चाहती है देवड़ीगा धांगर से लड़े, धनगरी गवांडी से टकराए, नामदेव आहिर से उलझे। कांग्रेस का इरादा है तंबोली धावड़ से झगड़ा करे, जाटगर सैगर से लड़ाई करे। आपकी एकजुटता को तबाह करने के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी है। आपकी एकता से, आपकी मजबूती से कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ है। इसलिए वो चाहती है कि ओबीसी अपनी एकजुटता खो दें और कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुल जाए। मैं आपसे पूछता हूं, जब ओबीसी अलग अलग जातियों में बटेंगे तो कमजोर होंगे कि नहीं होंगे?
जरा पूरी ताकत से बताइए, कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? आपकी ताकत घटेगी कि नहीं घटेगी? और इसलिए आपको याद रखना है, मेरा तो एक ही मंत्र है, हम एक है तो सेफ है, हम एक है तो सेफ है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती है। आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया और 60 साल के बाद तीसरी बार बनने वाला बन गया। उनको नींद नहीं आ रही है और इसलिए गुस्सा ओबीसी समाज पे निकाल रहे हैं। साथियों, यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आपको याद रखना है, ये महाआघाड़ी वाले महाराष्ट्र की महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। आप जानते हैं, आज पूरे देश में महाराष्ट्र की एक योजना की बहुत चर्चा हो रही है। हर एक की जुबान पे वो चर्चा है, माझी लाड़की बहन योजना, माझी लाड़की बहन योजना। हमारी बहन बेटियों को इस योजना का लाभ हो रहा है, लेकिन ये जो कांग्रेस और अघाड़ी वाले हैं, इन्हें इस योजना के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। इस योजना को बंद कराने के लिए ये लोग कोर्ट तक चले गए हैं। भाई और बहनों, बीजेपी और महायुति महिलाओं के सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित है। केंद्र सरकार की नीतियों से आज महिलाएं सशक्त और समर्थन बन रही है। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। महिलाएं आज ड्रोन दीदी बन रही है, देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, तो वो भी घर की महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं। अभी केंद्र में नई सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही हमने 3 करोड़ नए घरों को भी मंजूरी दी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? देखिए, आज चुनाव में आप लोग घर घर जाने वाले हो, हर गांव जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई परिवार कच्चे घर में रह रहा है, कोई परिवार झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो उसको जाके कहना कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, अब तेरा घर पक्का बन के रहेगा। ये कहेंगे और उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना। देखिए, आप ही मेरे लिए मोदी है। आप जाकर के वादा कर देना, मैंने ठान के रखा है, मैं गरीब के पक्के घर बनाऊंगा। हमने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने के लिए नारी वंदन अधिनियम भी पास कराया है। यानी जिन बहन बेटियों को कांग्रेस ने इतने दशकों तक शौचालय और सुरक्षा तक से वंचित रखा, अब वही विकसित भारत का चेहरा बनेगी। साथियों, चुनाव
एक और महाराष्ट्र के भविष्य का चुनाव है। साथ ही ये महाराष्ट्र के सम्मान का और स्वाभिमान का चुनाव भी है। एक और बीजेपी और महायुति है, जिसके लिए मराठी संस्कृति और इतिहास ये हमारी आस्था के केंद्र है। हमारी केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। हमने मराठी को वो पहचान दी, ये महान भाषा जिसकी पहले से हकदार है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की बात की, उनके सम्मान को आगे बढ़ाया। बीजेपी गर्व से कहती है कि वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत है। वीर सावरकर महाराष्ट्र और राष्ट्र के गौरव है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और उसके पीछे लगे महाआघाड़ी के लोग, आप इनकी सोच और मानसिकता देखिए। कांग्रेस ने कभी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं मिलने दिया। कांग्रेस के लोग घूम घूम कर वीर सावरकर को गाली देते हैं। कांग्रेस के नेता गाली देते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आकर के वीर सावरकर का अपमान करते हैं। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र के आघाड़ी के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के युवराज को बिठाया, उसको कहा, भाई महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है, तुम वीर सावरकर को अभी गाली देना कुछ दिन बंद करो। उसके मुंह पे ताला लगाया, गाली बोलना बंद करो। और ये देखिए आघाड़ी वाले, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सावरकर की विरासत का दम भरने वाले आज आघाड़ी में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। मैं कांग्रेस के महाआघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। ये चुनौती मेरी महाआघाड़ी वालों को है। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। एक युवराज कभी भी वीर सावरकर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वीर सावरकर की काले पानी के दिन काल कोठी में बताए उनका वो कठिनतम समय और देश की आजादी के लिए लिया हुआ प्राण। कांग्रेस सब कुछ खारिज करती है। महाआघाड़ी वाले दल कांग्रेस से वीर सावरकर के काले पानी वाले दिनों की जरा प्रशंसा करके दिखाए। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर ने कितने ही क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। महाआघाड़ी वाले दल कांग्रेस से ऐसे प्रेरणादायी वीर सावरकर की तारीफ करवाकर जरा दिखाए। साथियों, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं आघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। आज 8 नवंबर है। मैं दिन गिनूंगा